डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। देखो कहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा, हमने टाइप्स ऑफ द डिजीज़ पढ़ ली, जिसके हमने 3 बेसिस पढ़े हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अक्रेंस पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी पढ़ा। उसके बाद हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। उसके अंदर हमने कॉजेटिव एजेंट क्या थे और किस किस तरह से फैलेगी, और कुछ टर्म्स हमने डिजीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास, जैसे आप डिजीज़ के बारे में जान चुके कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, किसी को कोई बीमारी हो गई है, अब क्वेश्चन आता है कि उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे तो हम डिजीज़ के बारे में 2 चीज़ें करते हैं, एक होता है ट्रीटमेंट और एक क्या होता है? प्रिवेंशन। क्या होता है? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट का मतलब तो क्या होता है? उपचार, जिसे आप क्या कहते हैं? उपचार कहेंगे हम। ओके बेटा। और प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? बचाव। आपने सुना है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबने सुन रखा है बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि बचाव से मतलब उपचार से बचाव बेहतर होता है। ओके बेटा, जितना बचेंगे तो हमें बीमारी नहीं लगेगी, बीमारी नहीं लगेगी तो हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, तो हमें यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रिवेंशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्रिवेंशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। इसका मतलब क्या है? जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है, एनीवन हैव डिजीज, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेगा? ठीक है, एनी पर्सन हैव डिजीज एट दैट टाइम, उसको कोई बीमारी और वो किस तरह से ट्रीटमेंट किस तरह से लेगा, वो चीज़ हम क्या कहेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के अंदर कहेंगे। तो बेटा हर एक के, जैसे आप बीमार पड़ गए, आपको आपके अंदर सिम्टम दिखाई दिए, क्या आप तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हो? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं जाते ना। हम क्या करते हैं? थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कि थोड़ा लेट जाते हैं ना, रेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं? थोड़ा साफ़ सुथरा, भाई आपको लगता है कि ज़्यादा नॉर्मल बीमारी हो, आप सोच लेते हो वैसे फीवर आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपने 2 दिन रेस्ट किया है। उसके बाद 2 दिन अपने प्रॉपर हाइजीन कंडीशन, मतलब ये सर जो जनरल वे के अंदर आता है, उसके बावजूद आप ठीक नहीं होते तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर्स के पास जाते हो। ऐसा ही होता है ना बेटा। तो अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के बारे में, तो इसको हम 2 वे के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला हम क्या कहेंगे? जनरल वे बात करेंगे, एंड सेकेंड वन पे हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वे पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक वे। जनरल वे के मतलब अंदर क्या होता है? प्रॉपर बेड रेस्ट, टेकिंग प्रॉपर बेड रेस्ट। हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रॉपर बेड रेस्ट ले रहे हैं, हम रेस्ट कंडीशन पे हैं। देखो, क्योंकि जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन थोड़े से क्या है? लूज पड़ रहे हैं, मतलब ढीले, मतलब ये नहीं कि वैसे लूज, पर हमारे बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो हमें उस टाइम थकान फील होती है। तो अगर हम उस टाइम भी काम करेंगे तो हमारा बॉडी ऑर्गन जल्दी अफेक्ट हो जाता है और भी ज़्यादा। तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं? रेस्ट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रेस्ट, ताकि हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता रहे। ठीक है। सेकेंड ये क्या आती है? सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या करेंगे? प्रॉपर हाइजीन कंडीशन रखेंगे, क्योंकि ये नहीं कि हमारे पास बीमारी है और हम दूसरों के अंदर भी ना फैलाए, तो हम क्या करते हैं बेटा? प्रॉपर हाइजीन कंडीशन रखते हैं आवर सराउंडिंग। ओके बेटा, तो ये हमारे पास जनरल वे के अंदर आ जाती है। थर्ड अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। क्या कहेंगे बेटा? हम प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम हमारा घर पे इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं आराम से। हमने रेस्ट दिया, हम हाइजीन कंडीशन रखें ताकि हमारे आसपास कोई आए तो उसको बीमारी ना फैले। और थर्ड हमने क्या कहा? प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। ये हमारे CBSE ने पूछती है, आप सैम्पल पेपर लोगे तो आपको क्वेश्चन कॉमनली मिल जाता है, इन डिजीज वाई वी टेक द न्यूट्रिशियस फूड। हम न्यूट्रिशियस फूड क्यों ले रहे हैं? न्यूट्रिशियस का मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है? जिसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिएंट होंगे, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। एट दैट टाइम, डिजीज के टाइम पे हमारे ऑर्गन बॉडी के जो ऑर्गन है धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिएंगे? न्यूट्रिएंट्स चाहिएंगे। हमारी सेल डैमेज हो जाती है, और सेल किसकी बनी होंगी? उन्हीं कंपोनेंट्स की बनी होगी। तो प्रॉपर एनर्जी के लिए, फॉर रिपेयरिंग द सेल्स के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर फुलफिल्ड बाय द न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है,
आगे मेरी बात समझ में, जब हमारी बॉडी को एक नॉर्मल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करने वाले एंटीबॉडीज़ है, वो भी किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के। तो इन सब के लिए हमें क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। बट हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम कोई भी खाना नहीं खाते, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें ये नहीं हो रहा, तो लेकिन जितना भी हो बेटा ज़बरदस्ती हो हमें चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। तो जनरल वे के अंदर हमने क्या कहा, प्रॉपर बेड रेस्ट, देन प्रॉपर हाइजीन कंडीशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, टेकिंग प्रॉपर बेड रेस्ट, ठीक है, मेक प्रॉपर हाइजीन कंडीशन अराउंड अस एंड देन प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कहा, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट में जनरल वे पढ़े, हमने क्या पढ़े, जनरल वे। हमने ये सारी चीज़ें कर ली है, 1-2 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद हमारी बॉडी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और हमें कुछ ज़्यादा ही सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। फिर हम किसके पास चले गए हैं, डॉक्टर के पास चले गए हैं। किसके पास चले गए हैं, डॉक्टर के पास। और डॉक्टर ने हमें चेक किया और डॉक्टर ने क्या देखा कि आपको ये वाली बीमारी है, और आपको फिर क्या दे देता है, वो दवाइयों का एक पैकेट दे देता है। तो वो जो आपको जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, मेडिसिन्स दी है, वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, स्पेसिफिक वे हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो स्पेसिफिक वे के अंदर अगर हम बात करेंगे, स्पेसिफिक वे इज ट्रीटेड बाय टेकिंग मेडिसिन। किससे होगा बेटा, मेडिसिन से होगा। और मेडिसिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एंटीबायोटिक्स कह रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ध्यान देना बेटा, ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेंगे, और प्रिवेंशन के अंदर हम वैक्सीनेशंस का यूज़ करेंगे बचाव के लिए। वैक्सीनेशन और एंटीबायोटिक में दिन रात का फ़र्क होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, कि जो पैथोजन का इफेक्ट था उसको हम रिड्यूस कम कर देंगे और एट लास्ट में हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देंगे। क्या करेंगे, ख़त्म। और स्पेसिफिक वे के अंदर मेनली क्या होता है, वो किल द पैथोजन। क्या हो गया बेटा, किल द पैथोजन। पैथोजन को क्या करेंगे, वो किल करेंगे। क्या करेंगे, किल करेंगे। ठीक है। ट्रीटमेंट हम नॉर्मली यही कहते हैं कि अगर हमने ट्रीटमेंट करे कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है उसको इफेक्ट को कम करना है और उसको मारना। कम हम जनरल वे से कर रहे हैं और मार किससे रहे हैं बेटा, उससे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हुए। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक। हमें जो इस लेक्चर के अंदर जो मेन पढ़ना है वो हम क्या पढ़ते हैं, एंटीबायोटिक ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम एंटीबायोटिक पढ़ेंगे। ओके, इसकी डेफिनेशन आती है, इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई, ये सारी चीज़ें देखो रटना नहीं है बायोलॉजी के अंदर। एंटीबायोटिक हो गया। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ हो गया। बट अपोजिट टू लाइफ मतलब डेथ हो जाती है। मतलब ये वो चीज़ है जो किसी की लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एंटीबायोटिक नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, एंटीबायोटिक। तो अगर हम बात करेंगे बेटा एंटीबायोटिक तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये केमिकल्स होते हैं। हम दवाइयाँ लेते हैं ना केमिकल की फॉर्म में। आप कोई भी दवाई का एक पत्ता लेके आए, उसके पीछे आप देखते हो इंग्रेडिएंट्स, तो आपको देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या वाला केमिकल है, ये क्या वाला केमिकल है, सबकी कंसंट्रेशन दी हुई होती है। तो दीज आर द केमिकल्स which are obtained from microorganisms। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली क्या होंगे, बैक्टीरिया एंड फंगस। कहाँ से ली जाती है बेटा, वो याद रखना, एनटीएससी में एमसीक्यूज बनता है। बैक्टीरिया एंड फंगस से ऑब्टेन की जाती है टू किल द पैथोजन। पैथोजन को किल करने के लिए। पैथोजन क्या हो सकता है बेटा, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फंगस भी हो सकती है, फंगल डिजीज भी लग सकती है। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। ओके, वर्म्स भी हो सकते हैं। वायरस के लिए आज तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे।
क्लियर है बेटा। तो हमने क्या कहा, एंटी अपोजिट, बायोटिक बायोस के अपोजिट। तो ये किससे ऑब्टेन की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन की जाती है। एक लाइफ से ऑब्टेन की जाती है और दूसरी लाइफ को खत्म कर देती है। ये वो केमिकल्स क्या कहलाए जाएंगे, एंटीबायोटिक्स कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, एंटीबायोटिक्स। याद हो गया बेटा, हमने क्या किया, दीज आर द केमिकल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया एंड फंगस टू किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, पैथोजन विच किल द विच कॉज डिजीज, उसे हम क्या नाम देते हैं, पैथोजन। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, एंटीबायोटिक कहलाई जाएगी। आई बेटा मेरी बात समझ में। अब आती है एंटीबायोटिक की डिस्कवरी आएगी, फिर आपकी पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो एंटीबायोटिक्स डिस्कवर किए नहीं गए थे, डिस्कवर हो गए थे बेटा। जो डिस्कवर नहीं किए गए थे, डिस्कवर हो गए थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स which are not the experiments which are not to be discovered but discovered। समझना इसका मतलब, जो डिस्कवर नहीं किए जाते बट डिस्कवर हो जाते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, सेरेंडीपिटी वर्ड लगाते हैं बेटा। हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, हम सेरेंडीपिटी। हमारे साइंस के अंदर ऐसे काफ़ी एक्सपेरिमेंट है, ऐसे काफ़ी है जो क्या है बेटा, सेरेंडीपिटी है, जिसको सोचा मतलब जिसको किया नहीं गया लेकिन वो हो गए। आप केमिस्ट्री के फिजिक्स के अंदर न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ कैसे आया, न्यूटन्स को थोड़ा ना कि वो कुछ सोच रहा था। न्यूटन्स तो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल की पेड़ के नीचे। उसने देखा एप्पल का पेड़ टूटा, सॉरी एप्पल उसके ऊपर से टूटा और कहाँ गिरा, जमीन पर ही क्यों गिरा, बीच में क्यों नहीं रही। वहीं से उसको किसका आइडियाज आया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का आया है नहीं आया। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो किए नहीं जाते हो जाते हैं, उन्हें हम एक्सपेरिमेंट्स के लिए पर्टिकुलरली वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सेरेंडीपिटी। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी भी क्या है बेटा, एक सेरेंडीपिटी के अंदर आई है, वो भी डिस्कवर हुई है, डिस्कवर नहीं किया गया था इसको। तो इसकी जो डिस्कवरी नाम जाती है, ठीक है, डिस्कवर नहीं कर रहा था उसको डिस्कवर हो गया था। एंटीबायोटिक्स, इसका इंपॉर्टेंट आता है बेटा, इसका नाम याद रखना आपको, यहाँ 2 या 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखने पड़ेंगे। एंटीबायोटिक्स इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। कौन से ईयर के अंदर डिस्कवर की हुई है बेटा, ये डिस्कवर की नहीं कहेंगे, डिस्कवर हुई है। कौन से ईयर के अंदर हुई है, 1928। एक्चुअल में वो डिस्कवर किस तरह से हुई थी बेटा, वो अपने लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो कर रहा था बेटा। वो एक बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था, वो ग्रोथ देख रहा था। और बैक्टीरिया कौन सा था, स्टाइफेलोकोकस था, स्टाइफेलोकोकस। कौन सा बैक्टीरिया था बेटा, वो स्टाइफेलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर क्या कर रहा था, वो कल्चर कर रहा था। एक कल्चर करने के लिए से इसकी प्लेट हो गई है, ठीक है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो क्या देख रहा था बेटा, वो बैक्टीरिया, उसका रिजल्ट नहीं आया था, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उसने रीज़न देखा कि एक बार हो गया, उसने उसको फेंक दिया। इसने कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसने क्या किया, इसको डिस्कार्ड किया, ख़त्म कर दिया। दूसरी लिया उसने, अपनी प्लेट ली, उसके बाद दोबारा से बैक्टीरिया को कल्चर करने की कोशिश की। क्योंकि हम जो कल्चर करते हैं तो उसमें मीडियम का यूज़ कर, जैसे सुक्रोज वगैरह हम डालते हैं, अगार सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ की जाती है बेटा। ये क्या होती है, अगर आपको पता है ना, एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है बेटा, इसको यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर क्या था कि दोबारा भी उसका रिजल्ट नहीं आया, दोबारा भी वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। फिर उसने तीसरी बार किया तो उन्होंने क्या देखा कि वही रिजल्ट आ रहे हैं, दोबारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तब इन्होंने देखा कि क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा है। तब इन्होंने देखा कि उस बैक्टीरिया के पास में एक वाइटिस कलर का जाल सा बिछा हुआ है। फिर देखा कि वो वाइटिस कलर का जाल क्या है, तो इन्होंने क्या देखा, एक फंगस है वहाँ पर। क्या बेटा, एक फंगस है। और वो फंगस कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। कौन सी फंगस थी बेटा, वो पेनिसिलियम नोटेटम फंगस थी। वो पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल को रिलीज कर रही थी, और केमिकल कौन सा रिलीज कर रही थी, पेनिसिलिन रिलीज कर रही थी। और ये पेनिसिलिन जो था वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, बैक्टीरिया ग्रोथ को क्या कर रहा था, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ
बैक्टीरिया क्या कर रहा था, उसकी सेल वॉल डैमेज कर रहा था बार बार में। बैक्टीरिया की क्या डैमेज कर रहा था, वो सेल वॉल डैमेज कर रहा था। ठीक है बेटा, इसी से किसकी डिस्कवरी हुई है, फर्स्ट एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई है। और फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी चीज़ डिस्कवर की गई थी, पेनिसिलिन। आपने सबने नाम भी सुन रखा होगा। क्या डिस्कवर की गई थी, पेनिसिलिन डिस्कवर की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी 1928 के अंदर, वो डिस्कवर हुई थी। वो किसको कल्चर कर रहा था, एक बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का क्या नाम था, स्टाइफिलोकोकस बैक्टीरिया था। लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे। क्यों रिजल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि बार बार वहाँ पर उसके जो मीडियम ले रहा जिसके अंदर एस फंगस के स्पॉट्स थे, बार बार वो जर्मिनेट कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि क्यों नहीं हो रही है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, फंगस है, पेनिसिलिन नोटेटम ग्रो कर गई है और वहाँ एक केमिकल रिलीज करे, और वो केमिकल क्या करे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है। और कैसे इनिबिट कर रहा है, उसकी सेल वॉल को डैमेज कर देता है। सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। सेल वॉल डैमेज हो जाएगी तो बैक्टीरियल कि मर जाता है अपने आप। और वो केमिकल क्या था, पेनिसिलिन। और वही क्या कहा, क्या क्या आ गया बेटा, वो फिर बाद में आया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है। वैसे किसकी डिस्कवरी हुई, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। और कौन सी एंटीबायोटिक सबसे पहले डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन डिस्कवर हुई। कौन सी डिस्कवर हुई, पेनिसिलिन। अब आप मुझे बताना, जो ये पेनिसिलिन है वो क्या है, किसको किल कर रही है, बैक्टीरिया को। तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, एंटीबैक्टीरियल। क्या कह देंगे इसे हम, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक कह देंगे, विच किल द बैक्टीरिया। जो फंगस को किल करेगी उसे हम क्या कह देंगे, एंटी फंगल कह देंगे। क्या कह देंगे, एंटी फंगल। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन होती बेटा, एक जो एक बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपने नाम भी सुना होगा। ये फंगस के अपोजिट काम करती है मोस्टली। हालांकि बैक्टीरिया की जरूरी कि बैक्टीरिया भाई फंगस ऑब्टेन होगी तो बैक्टीरिया को ही किल करेगी, बैक्टीरिया से ऑब्टेन होगी फंगस को ही किल करेगी, ऐसा नहीं होता है बेटा। क्लियर है किसी को भी। लेकिन जो फंगस के अकॉर्डिंग किल कर रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ कॉमन एग्जाम्पल, आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है आगे बेटा मेरी बात समझ में, एनी डाउट किसी बच्चे को, पता लगा किस तरह से। देखो हर कोई चाहता है नेचर के अंदर, क्योंकि ऐसी चीज़ें घटती हैं कि भाई किस तरह से क्या चीज़ें होनी है। जब हम खुद नहीं सोच पाते हैं तो हमारे भगवान हमें आइडियाज़ देता है। इस तरह से वो आइडियाज़ किसके, आइडियाज़ तो नहीं आए, मतलब आइडियाज़ नहीं आया बेटा, उस कोई ना कोई होता है ना, अचानक कोई घटना घटती है जो अच्छी होती है फ्यूचर के लिए। तो किसके साथ घटी हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। वहीं से एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई और वो बहुत ज़्यादा और मतलब कि डिजीज़ को ख़त्म करने का रोल प्ले करती है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने क्या कहा, एंटीबायोटिक। तो आपको याद रखना, एंटीबायोटिक हम किसे कहेंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। जब वर्ल्ड वार हुआ 1942 के अंदर, 1940 के अंदर, तो पेनिसिलिन को सबसे ज़्यादा जो भी थे एंटीबायोटिक में, जिन सोल्जर्स को इन्फेक्शन हुआ या जो भी हुआ, तो सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन को यूज़ किया गया, क्योंकि तब तक ये बन चुकी थी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब क्वेश्चन आता है, इन एंटीबायोटिक्स को हम दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे बेटा, हम दो टाइप्स के अंदर। एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक होती है लो स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम हम कहेंगे। ब्रॉड के अपोजिट क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ओके बेटा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, विच किल अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब स्पेसिफिक नहीं होते जनरली, दीज आर नॉट स्पेसिफिक। अगर आप बात करोगे एक ही, जिससे कि आपने कोई एंटीबायोटिक ले आते हो, आपको बैक्टीरियल हो गया, आपने एंटीबायोटिक खा लिया, पैरासीटामोल ले आते कि एंटीबायोटिक आप कह रहे हो, तो वो किसके लिए, आपको कोई भी बीमारी है, थोड़ा सा भी रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपने पैरासीटामोल ले लिया, कॉमिफ्लेम ले ली, तो पर्टिकुलरली लार्ज एक ही एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा बीमारियों के अगेंस्ट क्या करती है, पैथोजन के अगेंस्ट काम करती, जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। वो पर्टिकुलर एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है। तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यूज़ की जाती है। और लो स्पेक्ट्रम में अगर हम, नैरो स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करेंगे बेटा, जो क्या करते हैं, लो मतलब लो रेंज में ही यूज़ की जाती है, विच आर यूज इन अ लो रेंज। और ये कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है।
काफ़ी है भाई, जैसे कि मलेरिया है वो और उससे ठीक नहीं होगा, उसी वाली से ठीक होगा क्लोरोक्विन से। तो वहाँ पे कुछ क्या होती है, स्पेसिफिक होती है डिजीज़ के लिए, और वो कम में ही यूज़ की जाएगी, वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, और जो लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी उसे हम क्या कहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगर हम बात करेंगे अभी तक एंटीबायोटिक्स जो टोटल डिस्कवर हुई है 100 के अराउंड, टोटल एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर्ड नियर अबाउट 100। कितनी डिस्कवर हुई है, 100। लेकिन आप एक केमिस्ट की दुकान पे जा रहे हो, आपको वहाँ पे तो 100 क्या कितनी थाउजेंड्स ऑफ द दवाइयाँ दिख जाएंगी, कोई अलग के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। तो एंटीबायोटिक वो ही हैं, ठीक है। कभी आपने एक दवाई देखी है, आप कोई एंटीबायोटिक लेके आते हो, किसी को कुछ भी हुआ है, मलेरिया और टाइफाइड हुआ है, कभी आपने इसको स्पेसिफाई किया है उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आजकल तो क्योंकि भाई हमारा चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं है, वो करके भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन की गई, उसमें ये वाला केमिकल है, आर्टिफिशियली वो केमिकल बना दिया जाता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड। भाई इस वाले ये तो कम कंसंट्रेशन से ही मर जाएगा, तो इसके अंदर कम कंसंट्रेशन केमिकल डाल देते हैं। आप देखते हैं कोई 100 mg की होती है, कोई 200 mg की होती है, कोई कितने mg की होती है, वो कंसंट्रेशन कि भाई इस वाले को ज़्यादा अमाउंट चाहिए केमिकल के, तो ज़्यादा डाल देते हैं। आगे बेटा मेरी बात समझ में। तो ये एंटीबायोटिक अभी तक ओनली 100 डिस्कवर हुई है, लेकिन मेडिसिन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, वही केमिकल्स उन सब के अंदर प्रेजेंट है, कोई कितनी क्वांटिटी के अंदर, कोई कितनी क्वांटिटी के अंदर। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने ये क्या कहा, एंटीबायोटिक। अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है हाउ एंटीबायोटिक वर्क। अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंगस। पहले मैंने बैक्टीरिया एंड फंगस के अगेंस्ट में बात करूंगी, उसके बाद में बात करूंगी किसके बारे में बेटा, प्रोटोजोआ के बारे में बात करूंगी, और किसके बारे में, वर्म्स के बारे में बात करूंगी। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया एंड फंगस से बनाई गई है, क्योंकि वर्म से हमें नॉर्मल कम डिजीज होती है, मोस्टली बैक्टीरिया फंगस या वायरल से ही होती है, मोस्टली होती है बैक्टीरिया और वायरल डिजीज ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया एंड फंगस क्या होता है कि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या कॉमन फीचर होता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो याद रखना जो एंटीबायोटिक्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए, हालांकि टोटल लिख दिया कि हाउ एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट द पैथोजन, उसमें सारे पैथोजन आ जाते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया के लिए। फिर उसने एक स्पेशल चीज़ भी लिखी हुई है, एंटीबायोटिक क्या कर देते हैं, डैमेज द सेल वॉल ऑफ, डैमेज द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि सेल वॉल इन्हीं के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल नहीं है, वर्म के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो हम इनके अंदर तो कह देंगे कि क्या कर देंगे, डैमेज द सेल वॉल। सेल वॉल को क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, डैमेज। सेल वॉल को डैमेज करते हैं, इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, विच इनहिबिट द ग्रोथ, जो ग्रोथ क्या हो जाएगी बेटा, इनहिबिट हो जाएगी, और बैक्टीरिया और फंगस क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक क्वेश्चन आता है हाउ एंटीबायोटिक वर्क, एनसीईआरटी के अंदर यही चीज़ें दी हुई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक डैमेज द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल डैम, और हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड जो आता है, एक तो जरूरी में सब में सेल वॉल ही अफेक्ट हो, काफ़ी केमिकल क्या करते हैं, द केमिकल या एंटीबायोटिक ऑल्सो इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। आपको थोड़ा एनसीईआरटी से ज़्यादा जाना है, फॉलिक एसिड फॉर्मेशन। फॉलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फॉलिक एसिड जरूरी होता है उनके ग्रोथ के लिए। अगर ये फॉलिक एसिड ही क्या हो जाएगा, नहीं इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है, इस बनना बंद हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, फिर भी ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे बेटा, मर जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में, ये तो हमने जनरली जो दो चीज़ें बताई वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एंड फंगस के लिए बताई है, बट हमने क्या कहा, हमें प्रोटोजोआ से भी डिजीज होती है, जिसके अंदर कॉमन मलेरिया होता है जो प्रोटोजोआ से ही होती है, और एक हमने क्या कहा, वर्म्स का, इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल इज एब्सेंट। तो इनके अंदर किस तरह से होती है, इनके अंदर जनरली फॉलिक एसिड इज इम्पॉर्टेंट बेटा फॉर द, अगर हम बात करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी हमारी मतलब कि जो भी एक सेल होती है उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ इनके अंदर क्या करता है, डीएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है, क्या कर देता है, मोस्टली डीएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते हैं ये,
क्या कर देंगे, डीएनए फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देंगे। स्पेसिफिक होते हैं ये, और इनहिबिट करने के बाद अगर इनका डीएनए ही नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, किल हो जाएंगे, मर जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में बेटा क्लियर है। अब जो सेकंड है हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर, और आपको ये मोस्टली एस-चांद वगैरह बुक में भी कहीं नहीं दी हुई है। एस-चांद में एंटीबायोटिक का जिक्र कर दिया, ये सारी चीज़ें दे दी है, बट उन्होंने ये नहीं किया हुआ कि कैसे होगी, किस तरह से किल होगी। ये ओनली 9th एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एंटीबायोटिक डैमेज द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इनहिबिट द ग्रोथ एंड किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन आता है भाई एंटीबायोटिक ले कौन रहा है अपने आप को बचाने के लिए, ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं। इसी से याद रखना कौन ले रहे हैं, ये ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं। तो ह्यूमन बींग क्यों नहीं होते इनसे अफेक्ट, ह्यूमन बींग्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स। वाई, थोड़ा सोच के बताओ, ह्यूमन बींग क्यों अफेक्ट नहीं हो रही बाय टेकिंग द एंटीबायोटिक। ह्यूमन बींग के अंदर क्या नहीं होती, देयर आर द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, सेल वॉल को डैमेज कर रहे हैं। ह्यूमन बींग के अंदर सेल वॉल ही नहीं होगी, सेल वॉल नहीं होगी तो उसको डैमेज नहीं किया जाएगा। और ये स्पेसिफिक होते हैं बेटा, वाया ब्लड गए, ब्लड से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लेते हैं और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, वो किल करेंगे। बट हमें कोई अफेक्ट नहीं कर रहे। जब हम ज़्यादा कंसनट्रेशन के अंदर ले लेते हैं तो हमारा लीवर और किडनी जरूर डैमेज हो जाती है, क्योंकि केमिकल आपने कभी भी कोई दवाई लेते हो या सिरप लेके आते हो, उसमें लिखा होता है भी टेकन बाय अंडर द प्रोविजन ऑफ डॉक्टर, ठीक है, एंड नॉट टेक मोर देन जो दी गई है डोज उससे ज़्यादा नहीं लेनी, बिकॉज इट इज इंजीरियस टू लीवर। किसको डैमेज कर देते हैं ये केमिकल्स, हमारे लीवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे एक्सेस में नहीं लेकिन हम ठीक हो गए, इसके बावजूद एंटीबायोटिक लेना है, हमें ऐसा नहीं लेना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर में ही लेना है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। जो प्रोटोजोआ वाली एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं वो भी हमें नुकसान नहीं करेगी, ठीक है, ज़्यादा लेंगे तो लीवर को नुकसान कर देगी, बाकी वो सीधा प्रोटोजोआ के डीएनए को डैमेज करेगी। ओके बेटा, क्योंकि बनाई गई इस तरह से स्पेसिफिक होते हैं। एनी डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है सारे बच्चों को। तो हमने क्या कहा एंटीबायोटिक किस तरह से काम करेगी, तो आपको ये चीज़ तो जरूर रखना है, इट डैमेज द सेल वॉल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, अगर आपको दूसरी चीज़ भी हमारे स्टेटमेंट में आ सकते हैं, फॉलिक एसिड फॉर्मेशन भी खत्म कर देती है ये, और प्रोटोजोआ के अंदर डीएनए सिंथेसिस को वो खत्म कर देती है। और हमें जनरली क्यों अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, हमारे पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। अब हमने चार, हमारे भी डिजीज़ किससे हो रही है, बैक्टीरिया से भी हो रही है, फंगस से भी हो रही है, प्रोटोजोआ से भी हो रही है, वर्म से भी हो रही है, हमें तो वायरस से भी तो डिजीज़ हो जाती है। अब आप देखना बेटा, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स, ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, थोड़ा इस चांद में भी करके दिया हुआ है। मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स are difficult. Justify this statement. Justify this statement. इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो। अभी तक ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। मैंने अभी भी बताया ना, तो बैक्टीरिया को किल करेंगे उसे हम एंटीबैक्टीरियल कह देते हैं, जो वायरस को किल करे इसे एंटीवायरल कह देंगे, और जो फंगल को करेगी एंटी फंगल कह देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट, ठीक है, नहीं बनाई गई है, बनती भी नहीं है। क्यों नहीं बनती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको क्या हो गया, कोई भी वायरस से बीमारी हो गई, आपको और क्या दे देता है डॉक्टर, दवाइयाँ दे देता है। डॉक्टर आपको क्या बनाता है, क्या बना देता है, बेवकूफ़ बना देता है। वो दवाइयाँ एंटीबायोटिक देगा, क्योंकि उस वायरस के कारण, क्योंकि वो वायरस ये तो आपने वैक्सीनेशन पहले ली हुई है, तो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में उसको किल करने का काम अपने आप ऑटोमेटिक करती रहेगी वो, ठीक है बेटा। वो एंटीबायोटिक डॉक्टर सिर्फ थोड़ी सी इसलिए देता है क्योंकि उस टाइम हमारी इम्यून रिस्पॉन्स खाली उस वायरस को ही क्या करता है, किल करने का काम करता है, ठीक है। तो उस टाइम के हमें कोई और बीमारी ना हो, बैक्टीरिया अंदर ना जाए, वो बैक्टीरिया हमें कोई बीमारी ना कोज करे, फंगस हमें कोई बीमारी ना कोज करे, तो उस टाइम पे आपको क्या दे देता है, वो एंटीबायोटिक्स दे देता है। बट वो स्पेशल आपको कभी भी वायरल से कोई रिलेट डिजीज होती है तो स्पेसिफिक उसके लिए कोई भी दवाइयाँ नहीं होती है। तो आपको प्रॉपर क्या होता है बेटा, जिस टाइम अगर आपको लगता है ये वायरल रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है, इसलिए आपको वैक्सीनेशन बनाई गई, इनसे वैक्सीनेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल वायरल डिजीज, बट एंटीबायोटिक्स आर नॉट अवेलेबल, बनाई नहीं जा सकती, बनाई नहीं गई है। क्यों नहीं बनाई गई? अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है भाई
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया है भाई, वायरसेस आर नॉट कंक्लूड इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। ना तो उसे हम लिविंग मानते हैं और ना ही क्या मानते हैं, उसे हम नॉन लिविंग मानते हैं। ठीक है, लिविंग आप क्या कह रहे हो, जो होस्ट के ऊपर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है तो आप उसे लिविंग बोल देते हो, बाहर होगा किसी तो सब क्या कह देंगे, नॉन लिविंग। भाई ना तो उसे लिविंग में मानते हैं ना नॉन लिविंग में। क्यों नहीं मानते हैं? बिकॉज वायरसेस डू नॉट हैव their own cellular machinery। मैं आपको इसके बारे में बेटा, जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है वहाँ पे हम बताएंगे आपको, सेलुलर मशीनरी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? सेलुलर मशीनरी, मतलब उसका खुद का कोई सेलुलर मैकेनिज्म नहीं है, खुद का ना तो सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट है, ना ही साइटोप्लाज्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो दे आर डिफिकल्ट टू कल्चर, उन्हें हम कल्चर ही नहीं कर सकते। किस तरह से वो मरेगा? दे आर डिफिकल्ट टू कल्चर, उसे हम बाहर कल्चर नहीं कर सकते, उसके नेचर के बारे में हम नहीं जान सकते, नहीं जानेंगे तो हम उसके बारे में कभी भी कोई एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो याद रखना, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों नहीं? क्यों सही? क्योंकि वायरसेस डू नॉट हैव एनी सेलुलर मशीनरी। वो किसका यूज करते हैं? दे यूज टू रिप्रोड्यूस होस्ट सेलुलर मैकेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएंगे, उसी के मैकेनिज्म को क्या करेंगे बेटा, वो यूज करेंगे। बाहर की तरफ वो नहीं होते, इसलिए उनको कल्चर भी नहीं किया जा सकता। बाहर अपने दिखाएंगे नहीं किस तरह से मरेंगे, किस तरह से क्या होता है उनके अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट। याद रखना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो कभी आपको कॉमन कोल्ड हो जाए, कॉमन इस तरह से वायरल डिजीज लगता है, ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, थोड़ा रेस्ट कर लो। नॉर्मल अपने घर पे कोई एंटीबायोटिक है अगर लेना चाहो, क्योंकि उस टाइम आपकी इम्यूनिटी उस वायरस को ख़त्म करने का काम कर रही है, थोड़ी वीक हो जाती है। उस टाइम अगर आपके अंदर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया तो आपको क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। एट दैट टाइम एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हो, बट पर्टिकुलर ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा जुकाम की दवाई दे दो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी वायरल से रिलेटेड डिजीज है उनके अगेंस्ट अभी तक कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनाई गई है। एक एंटीबायोटिक बनाई गई है बेटा, अभी आप कहोगे नहीं बनाई गई, लेकिन वो मोर सक्सेसफुल नहीं है। और अभी किसके अगेंस्ट बनाई गई है? एड्स के वायरस के अगेंस्ट। एड्स का वायरस क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कोशिश की गई है बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव। केमिकली वैसे जाइडोव्यूडीन है बेटा, जाइडोव्यूडीन बनाई गई है, AZT कॉमनली कहा जाता है, बट इट इज़ नॉट मोर इफेक्टिव। बहुत ज़्यादा मतलब उसको कम थोड़ा सा रेस्ट ठीक कर देगी, बट बिल्कुल नहीं करती। तो बाहर इस तरह से कि हो सकता है तो ऐसे बनाई गई है। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में क्लियर? सारे बच्चों को कोविड-19 जो फैल रहा वायरल डिजीज है, सबको पता है कोरोना इज़ अ वायरस, सबको पता है ना, कोरोना वायरस के कारण हो रही है। इसीलिए तो इस महामारी को ख़त्म करने में इतनी दिक्कत आ रही है, ना वैक्सीनेशन प्रॉपर भी बन पा रही है, टाइम लगेगा उसको खोजने की किस तरह, क्योंकि उसको बाहर कल्चर ही नहीं किया जा सकता, उसको देख ही नहीं सकता कि कैसे मर रही है वो। बैक्टीरिया को हमने क्या कोई केमिकल डाल देंगे तो वो ग्रोथ करेगा, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी तो हो जाएगी। बाहर वो नॉन लिविंग मैटर में तो पता ही नहीं लग रहा कि भाई वो क्या शो कर रहा है, क्या शो नहीं करेगा, तो क्या होता है बेटा, इट इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए इसका अगेंस्ट एंटीबायोटिक भी नहीं बन रही, वैक्सीनेशन तो बहुत दूर की बात है। ये है बेटा, अगर हम वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक कभी भी बना सकते तो कभी भी हम उसे ख़त्म कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाई ही नहीं बनाई जा रही तो हम उसे ख़त्म करना भी हमारे लिए इतना ही इम्पॉसिबल है। और वैक्सीनेशन, इसीलिए देखो आपने कभी भी न्यूज़ में पढ़ते हो कि एंटीबायोटिक्स नहीं है, आपको एक भी क्या बनाई जा रही है, कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशंस बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? वैक्सीनेशन, क्योंकि उनके एंटीबायोटिक्स हम कभी भी बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को? कोई डाउट हो तो मुझे बताना बेटा, ज़रूर पूछा करो मुझसे। तो ये हमने क्या कर लिया है, एंटीबायोटिक्स पढ़ ली है। क्या पढ़ ली है? एंटीबायोटिक्स। तो हमने हमारे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने ट्रीटमेंट पढ़ा। हमने मेनली क्या पढ़ा बेटा? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? उपचार करना। हम बीमार हो गए तो हमने हमारे उस बीमारी को ठीक किया है।
क्लियर है बेटा। हमने कितने वे में बात की, 2 वे के अंदर। एक हमने क्या कहा, जनरल वे, और एक हम क्या बात करते हैं बेटा, स्पेसिफिक वे बात करेंगे हम। क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक वे। क्वेश्चन आ सकता है विच वन इज द स्पेसिफिक वे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो जनरल वे में आपने क्या कहा, घर पे रह के आप रेस्ट ले रहे हो, आप न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो, ठीक है बेटा, क्या ले रहे हो आप, न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हो। और आपने यहाँ पे क्या किया है बेटा, सेकंड वन आपने क्या किया है, आपने हाइजीन कंडीशन भी रखी हुई है। तो ये सारी कंडीशन किस में आ जाएगी, जनरल वे। और स्पेसिफिक वे में हम क्या कहेंगे, बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स। ड्रग का मतलब ड्रग वो नहीं है आप जो समझते हो, ड्रग का मतलब भी हम किसके अंदर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स के अंदर, या कॉमनली हम क्या कह देते हैं उन्हें, हम मेडिसिन कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा, हम मेडिसिन कह देंगे। क्लियर है बेटा। एंटीबायोटिक को क्या होंगे बेटा, अब याद रखना क्या होंगे, केमिकल्स होंगे। तो किससे, जो बनाए जाते हैं, नेचुरल जो बनाए जा रहे हैं। और बाहर है क्योंकि भाई जो बाहर हम लेके आ रहे उसने देख लिया केमिकल के अंदर से ही, एक बैक्टीरिया से ही केमिकल बनाया गया है। आजकल इतनी ज़्यादा टेक्निक्स तो है कि इस केमिकल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है और उस केमिकल को फिर आर्टिफिशियल बना लेते हैं बेटा, ठीक है। आर्टिफिशियल बनाए गए, नेचुरल तो 100 एंटीबायोटिक्स आर डिस्कवर फ्रॉम द डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मोस्टली किससे ऑब्टेन की जाती है, याद रखना, बैक्टीरिया एंड फंगस से ऑब्टेन की गई है बेटा ये, विच किल द पैथोजन। जो किसको किल करेंगी, पैथोजन को किल करेंगी, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसके नाम जाती है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम जाएगी। कौन से ईयर के अंदर बेटा, 1928 के अंदर। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और कौन सी डिस्कवरी हुई थी, इससे पेनिसिलिन हुई थी। किसके ऊपर काम कर रहा था, ये एक बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहा था। बैक्टीरिया का क्या नाम था, स्टाइफेलोकोकस नाम था। क्या नाम था बेटा, स्टाइफेलोकोकस नाम था। पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन्ड हुई है, एक फंगस से, पेनिसिलिन नोटेटम। किससे बेटा, फंगस का क्या, ये भी सारी चीज़ें कॉमन यही पूछेंगे आपसे। और ये क्या है बेटा, एक फंगस। तो इसने बैक्टीरिया को किल किया। तो जो पहली कैसी होगी, एंटी बैक्टीरियल होगी बेटा, क्या होगी, एंटी बैक्टीरियल होगी। क्या किस तरह से किल करेगी बेटा, जनरली किसको डैमेज कर देती है, सेल वॉल को डैमेज करेगी। किसकी फॉर्मेशन को इनिबिट कर देगी, फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन को। या प्रोटोजोआ के अंदर किसको इनिबिट कर देती है, डीएनए फॉर्मेशन को इनिबिट कर देती है। बट हमें ह्यूमन बींग्स को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं इफेक्ट करेगी, अगर हम बात करेंगे हमारे अंदर फॉलिक एसिड है इंपॉर्टेंट, लेकिन वो सीधा किसको डैमेज कर, क्योंकि बैक्टीरिया अगर ये है तो वो सेल वॉल को ही इफेक्ट कर रही है। हमारे अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। ये स्पेसिफिक बनाई गई है लेकिन ज़्यादा हमें भी नुकसान कर सकती है, ठीक है बेटा। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है जो लार्ज ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी, और एक क्या होती है, लो, जनरली वो स्पेसिफिक ही होंगी। और हमने क्या नहीं होती बेटा, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट। तो बिल्कुल सही है, बिकॉज वायरसेस को हम बाहर कल्चर नहीं कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी सेलुलर मशीनरी ऑफ देयर ओन, अपनी खुद की मशीनरी नहीं होती है। मशीनरी मतलब इनका खुद का कोई सेलुलर मैकेनिज्म नहीं है, ना साइटोप्लाज्म होती है, ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड ये मिलेगा जरूर, न्यूक्लिक एसिड मिलता है, लेकिन उसे हम बाहर कोई भी किसी भी तरह कल्चर नहीं कर सकते। उसका हम रीज़न नहीं जान सकते किस तरह से वो किल होगा, इसीलिए मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स आर डिफिकल्ट। एड्स के बनाई गई है, केमिकल किस तरह से मर सकता है वो बाहर, तो वो क्या थी, जाइडोब्यूटिन बनाई गई, बट इट इज़ नॉट इफेक्टिव सो मच। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसके बारे में होगा, प्रिवेंशन के बारे में, प्रिवेंशन के बारे में होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, बचाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा वीडियो भी पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।